हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आपके लिए आज आपका नया चैप्टर लेकर आई हूँ। बुक हमारी चल रही है अंतरा। तो अंतरा में जो ये नया चैप्टर हम लेकर आए हैं ये है गूंगे। लिखा है रांगेय राघव द्वारा। इन्होंने यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करी है कि जो लोग गूंगे होते हैं, जिनको शारीरिक कुछ विषमताएं होती हैं, जो चीज़ें नहीं कार्य करती, ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी संवेदनाएं होती हैं। हम उन पर दया नहीं करें, हम उनकी जो है वेदना को समझें, उनको चाहें। दया करने पर जो भाव आता है वो हो जाता है अधिकार का भाव। हमने तुम पर दया की है तो हमारा अधिकार है तुम पर। तो इस कहानी के माध्यम से यहाँ पर कवि ने बहुत बड़ी समस्या को हमारे सामने उजागर किया है। तो यहाँ देखेंगे पहले जो लेखक ने हमसे कही क्या है। यहाँ पर चीज़ें, पहला क्या है, पाठ परिचय हमारे सामने है। गूंगे कहानी में एक गूंगे किशोर के माध्यम से शोषित पीड़ित मानव की अवस्था का चित्रण किया गया है। एक व्यक्ति जो गूंगा है वो किस तरीके से शोषित हो रहा है, चीज़ें किस तरीके से घटित हो रही है, ये हमें बताया गया है। ऐसे विकलांगों के प्रति व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। तो ऐसे लोगों जो विकलांग हैं, हम बोलेंगे जिनको कि जिनके पास कोई शारीरिक अंग कार्य नहीं करता, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी कोई संवेदना नहीं है, उस पे आप उसको अत्याचार कर रहे हैं, ये भी गलत चीज़ है। ऐसे व्यक्तियों को जो देखते सुनते हुए भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, उन्हें गूंगे और बहरे कहा गया है। इसलिए कहानी का शीर्षक गूंगे पूर्णता सार्थक है। यानी कि जहां पर हम देखते हैं कि लोगों पर अत्याचार हो रहा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन तब भी गूंगे बहरे बने, कुछ नहीं बोलते, तो ऐसे व्यक्ति भी गूंगे बहरे के समान ही होते हैं। इसलिए इस पाठ का जो शीर्षक रखा गया है गूंगे, एकदम सार्थक है। क्योंकि यहाँ पर इस पाठ में इसमें पाठ में एक व्यक्ति गूंगा है, इसलिए उसका गूंगा है तो कहानी का शीर्षक आ ही सकता है। लेकिन साथ ही जो व्यक्ति देखते सुनते हुए भी कुछ नहीं बोलते, उनके लिए भी गूंगा शब्द एकदम सही है। अब क्या पाठ शुरू कहाँ हो रहा है। कहानी का प्रमुख पात्र गूंगा किशोर है। तो जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम किशोर है और वो गूंगा है। वह जन्म से बहरा होने के कारण गूंगा है। गूंगा बहुत मेहनती एवं स्वाभिमानी है। वो जन्म से बहरा है और बहरा होने से उसके फिर एक घटना घटी जिसके कारण वो गूंगा भी हो गया। गूंगा तीव्र बुद्धि है, मेहनती है, स्वाभिमानी है और तीव्र बुद्धि भी है। मतलब उसके पास सब कुछ है, बस वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। वह हाथ के इशारे से बताता है कि जब वह छोटा था उसकी माँ छोड़कर चली गई थी। यानी कि अब वो इशारे से चीज़ों को बता रहा है कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसका बाप मर गया था। उसका पिताजी मर गए तो माँ ने उसको भी छोड़ दिया। वह यह भी बताता है कि वह भीख नहीं लेता, मेहनत का खाता है। मतलब गूंगा बहरा है लेकिन भीख नहीं मांगता, वो मेहनत करता है, तब कमाता है, तब खाता है। गूंगा गला खोल कर दिखाता है कि बचपन में गला साफ करने की कोशिश में किसी ने उसका कॉकल काट दिया था। तो अब क्या होता है, बोलते हैं ना, यहाँ पे एक कॉट होता है, वो किसी ने गला साफ करने के चक्कर में उसका वो कॉकल काट दिया था, जिसके कारण से वो गूंगा भी हो गया। पहले बहरा था, बाद में गूंगा हो गया। चमेली ने पहली बार कॉकल के महत्व को अनुभव किया। अब जो इस कहानी में एक स्त्री है जिसका नाम है चमेली, जिसको ये गूंगा अपनी सारी कहानी इशारों से समझा रहा है, उसे तब पहली बार समझ में आया कि ये जो कॉकल गले में लगा होता है, छोटा सा होता है, उसका क्या महत्व होता है, क्योंकि वो कट जाए तो हम बोल नहीं सकते। चमेली बहुत भावुक महिला है। उसने 4 रुपए और खाने पर गूंगे को नौकर रख लिया। अब चमेली जो स्त्री है वो बहुत ही संवेदनशील स्त्री है, भावुक है। जब किशोर उसको सारी कहानी बता रहा था तो वो भावुक हो गई। तो उसने क्या बोला कि हम 4 रुपए तुमको देंगे महीने के और खाना देंगे, मेरे घर में चलो काम करने के लिए। पड़ोसिन सुशीला ने उसे सावधान किया कि बाद में पछताओगी। उसने फूफा के बारे में बताया कि वे उसे बहुत मारते थे। अब वह वापस नहीं जाना चाहता। वे चाहते थे कि गूंगा पल्लेदारी करके पैसा कमाकर उन्हें दे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, चमेली ने उसे जब घर में रखा तो उसकी पड़ोसी ने उसे चेताया
कि तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है ना अभी तो संवेदना दिखा के जाते हैं, फिर पूरा घर लूट पाट के ले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, इन लोगों को घर पे नहीं लाना चाहिए। ठीक है, लेकिन चमेली नहीं मानती और उसके अपने घर पे रख लेती है। तो इधर जो है किशोर उसको बताता है कि उसका फूफा जो है वो चाहता था कि पल्लेदारी यानी कि जो है लोगों का लूट मार ये सब चीज़ें करके पैसे लेकर आए और उसको दे आके, लेकिन वो नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भाग आया। अब ये यहाँ पर मेहनत की कमाई करना चाहता है। एक दिन गूंगा भाग गया। सबके खाना खा चुकने के पश्चात गूंगे ने आकर इशारे में खाना मांगा। चमेली ने गुस्से में रोटियां उसके आगे फेंक दी। पहले तो गूंगे ने गुस्से में रोटी छुई तक नहीं, पर फिर ना जाने क्या सोचकर उससे रोटियां उठाकर खा ली। फिर तो अक्सर गूंगा भाग जाता था। तो क्या हुआ, बिना बताए वो चला गया कहीं, किसी को नहीं पता कहाँ जाता क्या करता। तो चमेली को गुस्सा आ गया कि भाई कहाँ गया एकदम बिना बताए। फिर उसके बाद में जब वो लौट के आया तो उसको भूख लगी तो उसने खाना मांगा है। तो चमेली में गुस्से में थी, उसने रोटी उठाई और ऐसे करके फेंक दी, भाई लोग खाओ। उसको तो पहले भाई वो स्वाभिमानी व्यक्ति, उसको गुस्सा आ गया, उसने रोटी छुई तक नहीं, पड़ी है तो पड़ी रह दो, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन बाद में सोच के उठकर आया और उसने वो रोटी खा ली। अब ये सिलसिला अक्सर होने लगा। अक्सर बिना बताए वो कहीं भाग जाता था, कुछ पता ही नहीं चलता था कहाँ चला गया, क्या हुआ क्या नहीं। एक बार चमेली के पुत्र बसंता ने कस कर गूंगे को चपत जड़ दी। वो चमेली का एक बेटा था बसंता, उसने क्या किया, गूंगे को बहुत जोर से मार दिया। गूंगे का हाथ उठा, फिर ना जाने क्या सोच कर रुक गया। अब उसको मारा गूंगा है, एक तो काम करता, तुमने मारा। तो गूंगे का भी हाथ रुका, लेकिन कुछ समझ के उसने उस हाथ को रोक लिया। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह रोने लगा। अब कौन, गूंगा को भी चोट लगी थी और दूसरा उसका स्वाभिमान भी आहत हुआ था, तो उसके आंसू आ गए और वो रोने लगा। चमेली के आने पर बसंता बताता है कि गूंगा उसे मारना चाहता था। गूंगा सुन नहीं सकता था, पर चमेली के भाव भंगिमा से सब कुछ समझ गया। तो अब क्या था, जब वो आती है तो उसका बेटा उसे बताता है कि ये मुझे मारना चाहता था, तो वो सुन नहीं सकता था। लेकिन चमेली के चेहरे के जो हाव भाव बने थे उससे वो पूरी तरह समझ गया कि जो है कुछ गड़बड़ है, क्या चीजें घटित हुई है उस चीजें समझ में आ गया। चमेली ने गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। चमेली को भी गुस्सा आया कि बेटे पे हाथ उठा, तो उसने हाथ जैसे ही उठाया गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो अब इस पर चमेली को और गुस्सा आ गया, मेरा हाथ पकड़ा। चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने घृणा से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसने सोचा कि यदि उसका बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही कष्ट उठाता। अब उसका हाथ रोक लिया, गुस्सा तो आया था, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। लेकिन बाद में चमेली सोचती है कि अगर मेरा बेटा गूंगा होता तो वो भी ऐसे ही वो भी उसके साथ भी ऐसा घटित होता, कोई उसे मारता, उसे समझ नहीं आता, ये सब चीजें होती उसके साथ में। अब देखिए कहानी में कई बिखराव चल रहे हैं। कारण क्या है कि गूंगा कहाँ भाग के जा रहा है ये तो कहानी में मेंशन नहीं है, लेकिन वो क्या सोच रहा है इस चीज को हम समझ सकते हैं। एक जगह उसने क्या था, पहले रोटी नहीं छुई, फिर वो रोटी खा लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि घर में भी अगर माँ गुस्सा हो तो कभी कभी गुस्से में आ जाती है, तो उसने यही सोचकर खा लिया कि जैसे मेरी माँ मुझसे गुस्सा करती वैसे ये मुझसे गुस्सा, चमेली गुस्सा कर रही है। इसलिए वो जब उस समय तो जब उसको रोटी फेंकेगी तो गुस्सा आया तो उसने नहीं खाया, लेकिन बाद में जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा तो उसने रोटी खा ली। फिर दूसरी बार एक चीज़ हुई कि चमेली ने हाथ उठाया, ठीक है ना, चमेली ने हाथ उठाया तो क्या कहते हैं, किशोर ने पकड़ लिया उसका हाथ। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ें घटित हो रही हैं कि वो दोनों में रिश्ता तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं अपनत्व की कमी के कारण, कि हम उस पे दया तो दिखा रहे हैं कि उसके अंदर कोई कमी है इसलिए हमने दया दिखाई, अपने घर में रखा, लेकिन उसका शोषण भी कर रहे हैं, उसका बेटा करता है। तो ये चमेली चीज समझ नहीं पाती, तो यही शोषण वहां पर दिखाया जा रहा है हर जगह। गूंगे के हाथ पकड़ने से चमेली को उसके शारीरिक बल का अंदाजा हुआ कि गूंगा बसंता से कहीं अधिक ताकतवर है, परंतु फिर भी उसने अपना हाथ बसंत पर नहीं चलाया था, इसलिए कि बसंत बसंत है, गूंगा गूंगा है, किंतु पुत्र की ममता ने इस विषय पर चादर डाल दी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब किशोर ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे समझ में आ गया था चमेली को कि ये बहुत ताकतवर है और उसके बेटे से कहीं ज्यादा ताकतवर है,
लेकिन तब भी उसने अपने बेटे पे कभी हाथ नहीं उठाया था। तब वो सोचती है कि मेरा बेटा यानी कि बसंत बसंत है और गूंगा गूंगा है, यानी कि बेटा बेटा है और दूसरा वाला बाहर वाला है। तो ये सब चीजें, ये फर्क चीजें समझ में उसको आ रही थी। यही चीज हुआ तो पुत्र की ममता ने इन सारी चीजों पर पट्टी डाली, यानी कि यहाँ बसंत की गलती थी, वो समझ चुकी थी, लेकिन तब भी जो है उसने कुछ नहीं किया। एक बार घृणा से विवश चमेली ने गूंगे से कहा, क्यों रे तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। चमेली ने हाथ पकड़कर द्वार से निकल जाने को कहा। तो एक बार भाई कुछ चोरी हुआ तो उसे सीधे पूछ लिया, क्या तुमने चोरी की? सुन नहीं सकता था, तो उसको सीधे हाथ पकड़ के घर के दरवाजे पे लाई कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ। गूंगे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चमेली उस पर खूब चिल्लाई, उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था। वो बहुत चीखा चिल्लाई, सब कुछ की उसने, चमेली चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था, वो खाली हाव भाव देख सकता था। अब जैसे होता है ना, भगवान की मूर्ति होती, हम सब कुछ बोलते रहते हैं मगर वो हिलती नहीं, कुछ नहीं करती, उसी तरह वो शांत था। क्यों? क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे उसे केवल इतना ही समझ में आया कि मालकिन नाराज है। अब उसको समझ में क्या आ रहा था कि मालकिन थोड़ा नाराज है किसी बात को लेकर। क्या बात हुई है, क्या वो नहीं हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं था, और उसे घर से निकल जाने के लिए कह रही है। उसे इस बात पर हैरानी है कि अविश्वास हो रहा था। कहाँ हैरानी और अविश्वास हो रहा था? अंततः चमेली ने उसे हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। अब क्या था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, बस वो चिल्ला रही है कुछ घटित हुआ है, कुछ हुआ। अब वो क्या करती है, अंततः चमेली उसका हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल देती है। अब उसे हैरानी और अविश्वास इसलिए हो रहा था, वो स्त्री जो उस पर दया करके उसे लाई थी, आज वो उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। तो इस बात का उसे बड़ी हैरानी थी और अविश्वास भी हो रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। तो ये सभी सिचुएशन हमको दिखा रही हैं कि यहाँ पर विश्वास की कमी थी सभी के अंदर, खासतौर से चमेली के अंदर। करीब 1 घंटे बाद शकुंतला और बसंत यह कहकर चिल्ला उठे, अम्मा अम्मा, चमेली ने देखा कि गूंगा खून से भीगा हुआ था। अब क्या हुआ, वो तो चला गया था। फिर 1 घंटे बाद जो है शकुंतला और बसंत, चमेली के लड़का, बेटा और बेटी जो है, वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं। क्या देखते हैं कि गूंगा जो है वो खून से लथपथ दरवाजे पर बैठा हुआ है, खून से भीगा था, उसका सिर फट गया था, वह सड़क पार के लड़कों से पिटकर आया था, क्योंकि वह गूंगा होने के कारण उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रख कर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही। चमेली सोचती रही कि आज के दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं ही है। गूंगा भी स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। अब क्या हुआ, वो लड़का गुस्से से घर से निकाल दिया गया था। वो निकल के जाता है बाहर, रोड के दूसरी तरफ जो है ना, कुछ लड़के उसको मिल जाते हैं, उससे बहस होती है सब, मतलब अब ये तो बोल नहीं सकता, अब ये गूंगा है, तो उन लोगों ने उसे जो है परेशान करना शुरू किया, लेकिन ये दबना नहीं चाहता, तो उन लोगों ने उसको खूब पीटा, उसके सर पे खून निकलने लगा। वो आके अब जाता कहाँ, तो यहीं आ गया वापस। अब चमेली खड़ी ये सोच रही थी, आज के समय में गूंगा कौन नहीं है जो इस गूंगे व्यक्ति पर भी ध्यान देख रहा है, सब कुछ हो रहा है लेकिन शांत है। वो एक तरीके से अपने बारे में भी सोच रही थी, सभी के बारे में नहीं, अपने बारे में सोच रही थी। वो सब कुछ जानती थी, समझती थी, लेकिन तब भी वो परिस्थितियों के आगे चुप थी। तो गूंगा व्यक्ति, सिर्फ यहाँ गूंगा ही नहीं, जिसको भी है उसको समानता चाहिए, दया नहीं चाहिए, संवेदना नहीं चाहिए, उसे बराबर चाहिए। जैसे जो लोग नॉर्मल होते हैं, जैसे लाइफ जीते हैं, वैसे वो लोग भी वो लाइफ जीना चाहते हैं। किसी तरह की मदद नहीं उनको करिए, उन्हें सिर्फ बराबरी का दर्जा दीजिए। तो इस कहानी में हमने देखा कि प्रश्न पहला, चमेली को गूंगे ने अपने बारे में क्या क्या बताया और कैसे। वो बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, तो वो अपना जितने भी चीज़ें बता रहा था वो अपने हाथ के माध्यम से बता रहा था, हाथ के इशारों से चीज़ों को बता रहा था। साथ ही बचपन में उसके साथ जो जो चीज़ें घटित हुई उसने वो सभी चीज़ें बताई। कैसे? चमेली को गूंगे ने अपने बारे में बताया कि उसकी माँ उसके पिता के मरने के बाद उसे छोड़कर चली गई। उसके रिश्तेदारों ने उसे पाला था, वह उनके पास से भाग आया क्योंकि वे बहुत मारते थे। उसने बहुत जगह पर काम करके कमाया, लेकिन कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगी। किसी ने बचपन में मुंह की सफाई करते हुए उसकी कांख काट दी थी। कांख मतलब गले की जो वोकल कॉर्ड रहती है
उसके ऊपर एक छोटा सा होता है, लटकता है, जिसकी वजह से हवा आने जानी होती है तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, जिसके कारण वह गूंगा हो गया। उसने ये सब चमेली को हाथ के संकेतों के माध्यम से बताया था। तो ये सब चीज़ें उसने बताई थी, वैसे ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंगे की कर्कश काएं काएं और अस्फुट ध्वनि को सुनकर चमेली ने पहली बार क्या अनुभव किया था? जब पहली बार उसकी वो आवाज़ सुनी थी तो चमेली के मन में क्या भावनाएं आई थी? वो कर्कश ध्वनि, जो बोल नहीं पाता, आ करके बोलता है ना, उस तरीके की आवाज़ से चमेली के मन में क्या भावनाएं पैदा हुई थी? गूंगे की कर्कश काएं काएं और अस्फुट ध्वनि को सुनकर चमेली ने पहली बार अनुभव किया कि यदि मनुष्य के गले के अंदर कॉकल जरा सी भी ठीक ना हो तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। यानी कि जो कॉकल होती है, अगर वो ना रहे तो मनुष्य कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता। तब वो पहली बार उसने काकल के महत्व को समझा था। इसके लिए यह यातना के समान है, वह कितना प्रयास करे उसके दिल की बात किसी को बता नहीं सकता। तो जो व्यक्ति जिसके पास वो काकल नहीं है, वो व्यक्ति अपने दिल की बात किसी को बता ही नहीं सकता, बस वो चिल्लाता रहता है, दूसरे को कैसे समझाए, क्या करे वो चीज़। गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? अब गूंगा स्वाभिमानी था, उसने ये परिचय किस तरीके से दिया था? गूंगे के संकेत के माध्यम से बताया कि वह स्वाभिमानी है। भाई वो बोल तो सकता नहीं है, जाहिर सी बात है इशारे ही करेगा, तो उसी के माध्यम से बताया। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसने आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया। तो सीने पे हाथ रखा कि ये मैंने कभी नहीं किया, मैंने जो भी किया है वो मेहनत से किया है। उसने कभी भीख नहीं मांगी, उसने अपनी भुजाओं को दिखाया और संकेत किया कि उसने मेहनत करके कमाया खाया है। अब उसने पेट बजाकर यह भी बताया कि उसने यह सब अपने पेट के लिए किया है। तो सारी चीज़ें भाई वो इशारों से बताएगा। तो उसने बताया कि उसने भीख नहीं मांगी है, उसने मेहनत करके ये सारी चीज़ें कमाई हैं। पेट किस चीज़ के लिए अब किया? पेट के लिए किया। तो वो सब चीज़ें वो इशारों से बता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतीक छाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। पहले आपको वक्तव्य समझना है, बोला क्या गया है। क्या दिया है? मनुष्य की करुणा की भावना, करुणा मतलब हमारे अंदर जो सैड फीलिंग्स होती हैं, वो उन फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया होती है। हम अपनी जो हमारी जो सैड फीलिंग्स होती हैं, जिनमें हम डिप्रेस होते हैं, वो फीलिंग्स हम किसी दूसरे को बता नहीं पाते, कभी नहीं बताते। वो दूसरा क्या सोचेगा, जो भी फीलिंग्स हो, तो वो क्या है? गूंगेपन की प्रतिछाया होती है। वो हमको गूंगा करती है, हम बोल सकते हैं लेकिन हमें क्या कर देती है? वो गूंगा कर देती है। तो वही बताना है क्या? संवेदनशीलता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। मतलब हम सभी के अंदर संवेदना होती, किसी न किसी व्यक्ति को देख के हमको हमारे अंदर में दया भाव आ जाती है, अरे उसको कितनी तकलीफ है, क्या है। तो वो फीलिंग जो आ रही है वो संवेदना की भावना है। इसी के प्रभाव के कारण मनुष्य में दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। और जब हमारे अंदर संवेदना है तो तभी हम दूसरों के प्रति प्रेम दिखा पाते हैं, उनके प्रति हम कहते हैं स्नेह दिखा पाते हैं। ये सारी भावना उसी के बाद उत्पन्न होती है। आज के समय में मनुष्य ने अपनी संवेदनशीलता के प्रति आंखें बंद कर ली हैं। रास्ते में बहुत सी चीज़ें होती घटती चलती, हम कहीं जाते हैं तो ठीक है, हो रहा है, होने दो, हम नहीं देखते, हम ध्यान नहीं देते। हम क्या, जब ध्यान नहीं देते तो हमारे अंदर वो करुणा की फीलिंग, वो संवेदना की फीलिंग हमारे अंदर आ ही नहीं पाती। तो वही चीज़ें बोली कि मनुष्य बंद कर लेता है, यानी कि एक तरीके से अपने आप को गूंगा कर लेता है। वो उन सब चीज़ों को नहीं देखेगा तो उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, तो वो क्या होगा? वो एक तरीके से गूंगा हो जाएगा। देखते सुनते हुए भी वो गूंगा बहरा हो गया। वह भावना उसके मन में रहती है अवश्य, परंतु मूक अवस्था में। भावना है मगर हम उसको जरिया ही नहीं दे रहे हैं कि वो बाहर आए, तो वो चुप रहती है। यदि कभी वह उसके मन से बाहर आ भी जाए तो व्यवहार में उसे ला नहीं पाता, और फीलिंग्स हम ला भी पाए तो हम उसमें कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते, कुछ मदद नहीं कर पाते, कुछ चीज़ें नहीं कर पाते। इसलिए कवि ने कहा है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया के रूप में विद्यमान रहती है। यानी कि वो हमारे अंदर हमेशा रहती है लेकिन गूंगा बने हुए ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाली का कीड़ा। एक छत उठाकर सिर पर रख दी फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है?
तो अब क्या हुआ था, गूंगा जब भाग जाता था, भाग गया था ना, तो तब उसके मन के ये मनोभाव निकलते हैं। अब चमेली ने जब ये चीजें कही, तो आपके मन में चमेली के लिए क्या चीजें आती हैं उनको आपको लिखना है। तो क्या दिया है, चमेली ने दया करके गूंगे को अपने पास रख लिया। वह उसके छोटे मोटे काम करता। गूंगे का स्वभाव था कि वह कुछ समय के लिए चला जाता था और फिर वापस आ जाता था। एक दिन जब गूंगा पुनः बिना बताए भाग गया, तब वह यह कथन कहती है। जब वो भाग गया था तो उसको गुस्सा आया, उसने यही चीज कही। उसे लगता था कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है, उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। चमेली के इस कथन से पता चलता है कि वह गूंगे जैसे लोगों के प्रति क्या सोच रखती है। तो यहाँ पर जो गूंगा था उसको उसने दया करी थी, तो उसने उसी गुस्सा निकाला। तो इस कथन से पता चल रहा है कि वो जो गरीब या व्यक्ति जैसे भी जो लोग थे उनके लिए उसकी फीलिंग्स अच्छी नहीं थी, अच्छी सोच नहीं रखती थी। वह उसे कीड़े के समान समझती थी, यानी कि गूंगे को कैसे समझती थी, जैसे कीड़ा होता है ना, उस तरीके से उनको समझती थी। उसे लगता था कि गूंगे को अपने पास रखकर उसने एहसान किया है, अतः वह रोज चाहेगी गूंगे को कह सकती है और उसके साथ कर सकती है। तो यानी कि उसने दया करके उसे अपने घर पे रखा, खाना दे रही है, तो एक तरीके से एहसान कर रही है, और एहसान के बदले वो जो कुछ चाहे वो गूंगे को बोल सकती है। तो ये चीज इसमें दिखाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि वसंत गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता। अब वसंता उसका बेटा था, अगर वो गूंगा होता तो चमेली का व्यवहार उसके जैसा कैसा होता। तो जाहिर सी बात है वो जैसा अभी गूंगे के साथ कर रही है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं करती। वो उसका अपना बेटा होता, गूंगा उसका बेटा नहीं है, तो व्यवहार में फर्क होता। अब किस तरीके से करता है ये सब आप अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यदि वसंत गूंगा होता तो हमारी दृष्टि में चमेली का व्यवहार इससे के विपरीत होता। वह वसंते को मूक बधिरों के विद्यालय में पढ़ाती, उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ देती, जैसे कि अंत में किशोर को मार पड़ती है। उसे सक्षम बनाती, यानी उसे इस लायक बनाती कि वो कुछ कार्यों को कर सके अपने जीवन यापन के लिए। ऐसे उपाय ढूंढती जिससे उसका बच्चा अन्य बच्चों के साथ घुल मिलकर रहता। लोगों द्वारा उसके बच्चे को दया की दृष्टि से नहीं देखा जाता। तो जाहिर सी बात है वसंत उसका अपना बेटा है, तो उसको हर तरीके से ऐसा करती कि वो समाज में एक स्थान पा सके। पढ़ाना, लिखाना, चीज़ों को फेस करना, ये सारी चीज़ें वो समझाती और बताती। उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उसमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था। क्यों? तो अब ये क्या हुआ था, जब वसंत ने उसको मारा था, थप्पड़ मारा था, तो उसने वापस हाथ उठाया था लेकिन वापस कर लिया था। जब वसंत ने किशोर के ऊपर हाथ उठाया तो किशोर का भी हाथ उठता है, लेकिन वो उठाता तो है लेकिन मारता नहीं है और वापस अपना हाथ कर लेता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाता है? क्योंकि उसका तिरस्कार था, यानी कि उसका अपमान किया गया था उस जगह। और वो वसंत पे इसलिए नहीं हाथ उठाता क्योंकि चमेली ने उसके ऊपर दया करी थी, उसका साथ दिया था, वो उसका बेटा था, इसलिए वो हाथ नहीं उठाता है। क्या दिया है, गूंगा चमेली को माँ के समान समझने लगा था, क्योंकि उसकी हर तरह की चीज़ों को देखती समझती थी, उसको लेकर आई थी, सड़क से घर में काम करा रही थी, तो वो माँ की तरह रखती थी। आरंभ में चमेली में उसे करुणामयी माँ का रूप दिखा। धीरे धीरे चमेली के साथ रहते हुए उसे एहसास होने लगा कि उसके साथ वह कुछ नहीं है। मतलब वो पहले तो वो माँ जैसा ही हर चीज़ कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मतलब वो जैसे थी वो वैसी नहीं रही। अब उसके अंदर एहसान आने लगा था, वो उसका तिरस्कार करने लगी थी। जब चमेली के बेटे बसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया तो उससे यह सहा नहीं गया। अब जैसे ही उसने झूठा कहा, भाई उसने चोरी करी नहीं, स्वाभिमानी व्यक्ति था, तो कैसे वो सहन कर लेता, तो उसको गुस्सा आ गई। उसे उम्मीद थी कि चमेली उसका पक्ष लेगी, इसके विपरीत चमेली ने गूंगे के स्थान पर अपने बेटे का पक्ष लिया। अब वो उसे माँ समझ रहा था, तो वो सोचा क्या उसने कि भाई वो मेरा पक्ष लेगी, सच का पक्ष लेगी, लेकिन वो सच का पक्ष ना लेकर उसने अपने बेटे का पक्ष लिया। गूंगे को यह बात बुरी लगी। चमेली के इस व्यवहार से उसे दुखी ही नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में पानी भी भरा दिया। उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपातपूर्ण व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से आहत था और उसके लिए उसमें तिरस्कार भी था।
तो उसने यहाँ देख लिया था कि वो अपने बेटे का ही पक्ष ले रही, तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार देख लिया था। वो समझ गए थे कि चमेली का ये जो तिरस्कार उसको यही आहत किया था, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। और उसकी आंखों को चमेली ने भी पढ़ लिया था कि यहाँ पर वो चीजें वो समझ चुका है। तो इस तरीके से दोनों के बीच में धीरे धीरे दूरियां आने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गूंगा दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता है, सिद्ध कीजिए। अब क्या है, गूंगे व्यक्ति होते हैं, उनको दया नहीं चाहिए, उन्हें समानता चाहिए, उन्हें अधिकार चाहिए। आप दया करेंगे तो क्या होगा, आपको एहसान की फीलिंग आने लगेगी कि हमने एहसान किया है। नहीं, आप वो समाज का हिस्सा हैं, हमें सिर्फ ये चीज अपनी समानता के साथ हमें बतानी है कि वो हमारे समान है। तो ये चीज आपको सिद्ध करनी है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। गूंगे ने यह बात कई बार स्वयं संकेतों के माध्यम से कही कि वह दया या सहानुभूति नहीं अधिकार चाहता है। अधिकार अपनत्व से उपजता है। अधिकार कैसे होता है, जब हमारे पास अपना अपनत्व होता है तब वो उपजता है। चमेली उसे दया करके अपने पास रख लेती है, लेकिन गूंगा उसे अपनत्व समझता है। तो चमेली उस पर दया कर रही थी, लेकिन गूंगा क्या समझ रहा था, अपनत्व समझ रहा था। इससे क्या हुआ, उसे अधिकार की भावना आने लगी थी। वह उससे अधिकार चाहता था। वो उसे, अब जैसे हम, वो उसने समझा कि हमें अपना तो दिखा के घर लाइए, लेकिन वो उसने दया करी थी, तो वो एहसान, चमेली के अंदर एहसान की फीलिंग थी और किशोर के अंदर अपनत्व की फीलिंग थी। तो अब यहाँ पर क्या चाह रहा था किशोर, अधिकार चाह रहा था, समानता चाह रहा था। जब चमेली वसंता का पक्ष लेती है तो उसकी अधिकार भावना आहत होती है। अब जब से पक्षपात होने लगा बेटे का, उसने अपने बेटे का लिया, तो उसकी जो भावना थी किशोर की वो बहुत ज़्यादा आहत होती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा रोने भी लगता है। चमेली के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के प्रति तिरस्कार गूंगे की आंखों में स्पष्ट दिखाई देता था कि वह केवल अधिकार चाहता है। अधिकार ही है जो उसे प्रेम, मान सम्मान और समानता का भाव देता है। दया या सहानुभूति उसे ये सब नहीं देती, अतः वह दया सहानुभूति से दूर भागता था। यानी कि अधिकार उसे सम्मान भी दे रहा था, समाज में जगह भी दे रहा था, और दया क्या दे रही थी, उसको एहसान दे रही थी, एहसान दे रही थी, सहानुभूति, ये सब चीजें उसे नहीं चाहिए थी। उसे अधिकार चाहिए था समाज के अंदर। तो यही चीजें चमेली के माध्यम से दिखाया गया था कि उसने एहसान किया, ये फीलिंग उसके अंदर थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों। अब देखिए, कहानी हम लोगों ने पढ़ी, सभी के मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो क्यों पैदा हो रहे हैं, किस कारण से पैदा हो रहे हैं, आपको ये भी लिखना है। तो दोनों चीजें, दो क्वेश्चन एक तरीके से पूछे, क्या भाव पैदा हो रहे हैं और क्यों पैदा हो रहे हैं, ये चीजें बतानी है। तो हम इसका आपको एक तरीका बता सकते हैं। तो आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं आप उन्हें उस हिसाब से लिख सकते हैं। क्या है, गूंगे कहानी पढ़कर मेरे मन में गूंगे के प्रति सहानुभूति के भाव उत्पन्न होते हैं। मेरे अनुसार वह सहानुभूति का पात्र नहीं है, वह सम्मान का पात्र है। यदि उसे सही लोग मिलते तथा सही दिशा निर्देश मिलता तो वह हमारी तरह जीवन जी पाता। उसके जीवन में व्याप्त लोगों का व्यवहार उसे सहानुभूति का पात्र बना देता है। गूंगे की लड़ाई लोगों से नहीं अपितु उस समाज से है जो उसे समानता का अधिकार नहीं देता। उसकी कमी उसे सहानुभूति का पात्र बना देती है। उसके साथ कहानी में जो जो होता है उसे पढ़कर मन में सहानुभूति फूट पड़ती है। तो यहाँ पर ये बताया कि वो सहानुभूति नहीं चाहता था, वो समाज में अधिकार चाहता था। तो ये हमको क्या चीजें समझ में आई, जो भी तर्क था उसके साथ में आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूंगे में ममता है, अनुभूति है और है मनुष्यता। कहानी के आधार पर इस वाक्य की विवेचना कीजिए। अब गूंगे के अंदर क्या क्या है, ये क्या वक्तव्य बोला था, ममता है, अनुभूति है, अनुभूति मतलब किसी चीज को महसूस करने की, चीजों को समझने की, वो जो समझ होती है वो, और मनुष्यता है, यानी कि वो एक मनुष्य जैसा एक फीलिंग करता है। जैसे हम मनुष्य समझ के सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हो सकता है उसी तरीके से ये फीलिंग्स भी गूंगे के अंदर होती है। जो फीलिंग्स हमारे अंदर नॉर्मल लोगों के अंदर होती है, वैसे ये स्पेशली एबिलिटी लोग के अंदर भी होती है। तो क्या बताना है, अब आपको इस कहानी के आधार पर इस वाक्य को बताना है कि क्यों ऐसा कहा गया है, क्या भी चीजें हैं। गूंगे में ममता है, यही कारण है कि वह चमेली से प्यार करता है। तो पहली जो बात थी ममता, ममता वो चमेली से क्यों
क्यों उतना लगाव लगता है? क्योंकि उसके अंदर ये भावना है, ममता की भावना है, इसलिए वो चमेली को प्यार करता है। उस पर गुस्सा करता है लेकिन उसका प्रतिकार नहीं करता। मतलब हम क्या करते हैं, हम हमारे अंदर हमारी माँ होती है तो क्या होते हैं, हम प्यार भी करते हैं, हमें गुस्सा आती है तो हम गुस्सा भी लेते हैं, लेकिन कभी प्रतिकार, मतलब हम मारते तो नहीं है ना। तो वही चीज़ है, वही फीलिंग गूंगे के अंदर भी थी चमेली के लिए। वो प्यार भी कर रहा था, समझ भी रहा था, सम्मान भी दे रहा था, लेकिन कभी भी उसने हाथ नहीं उठाया। उसमें अनुभूति है, वह सब समझता है, वह कुछ सुन नहीं सकता लेकिन मनुष्य की व्यवहारिक चेष्टाओं को समझ लेता है तथा मन के भावों को पढ़ लेता है। किसी चीज को महसूस करना, समझना, वो होती है अनुभूति। तो वो क्या था, वो सुन नहीं सकता लेकिन व्यवहारिक हाव भाव, दूसरों को देखना, चेहरा देखना, इन सब चीजों को पढ़ लेता है। तो वो होता है अनुभव करना। उसमें मनुष्यता है, इसी कारण वह चमेली के पुत्र वसंता को मारता नहीं, अपना हाथ रोक लेता है। यह उसकी मनुष्यता थी। तो जब वसंत, वो जानता था वसंता से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किशोर है, गूंगा है, अगर वो मारता तो उसको चोट आ जाती, इसलिए उसके अंदर मनुष्यता थी, इसीलिए उसने उसको मारा नहीं। अपने हाथ उठा लेकिन अपने हाथ को वापस उसने रोक लिया। तो ये तीनों ही चीज़ें गूंगे के अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक गूंगे है जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किन प्रवृत्तियों की ओर संकेत किया है? गूंगा एक कहते हैं ना मेन पात्र है इस कहानी का। तो उसके माध्यम से इन्होंने पूरे समाज में जिन लोगों को कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है शारीरिक अंगों को लेकर, तो उनकी ओर संकेत किया है कि समाज के लोग उनको बराबरी का दर्जा नहीं देते, बराबरी का अधिकार नहीं देते, उन पर दया दिखाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, जबकि वो क्या चाहते हैं, बराबरी का अधिकार। तो ये चीजें आपको बतानी है। लेखक के अनुसार आज का समाज अन्याय के प्रति गूंगा और अपेक्षित हो गया है। ठीक है, हम कहीं पे भी अन्याय हो रहा है तो क्या है, हम चुप हो जाते हैं। यहाँ पर गूंगे को इसके भी प्रतीक के रूप में रखा गया है, जहाँ पर आपको दिखाए, ये हमने जैसे आपको बताया कि जो लोग समाज में शारीरिक अंग जिनके जो कार्य नहीं करते भगवान से, उन पे दया रखता है, एक वो प्रतीक है। तो एक प्रतीक ये भी बताया जा रहा है कि कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके लिए लोग आंखें मूंद के बैठ के देख लेते हैं। तो वो भी तो एक तरीके से गूंगे बहरे होते हैं कि नहीं होते? आप देख रहे हो गलत हो रहा है, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, तो आप भी एक तरीके से गूंगे हो। तो वही चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं। समाज में अपंग लोगों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते हैं, लेकिन लोग चुपचाप देखते रहते हैं। वे उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जब कुछ करने का मौका आता है तो वे स्वयं शोषण करने वाले बन जाते हैं। यानी कि जिन लोगों को शारीरिक अंग से प्रॉब्लम होती है, देखते हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है लेकिन चुप है, और जब उनको कुछ करने का आता है तो वो भी एक शोषण का पार्ट बन जाते हैं। उनमें न संवेदनाएं रहती है न मानवता, बस दर्शक बनकर अत्याचार देखते रहते हैं। उन्हें इनके प्रति अपने दायित्व दिखाई नहीं देते। किसी मनुष्य में यदि संवेदनाएं या मानवता आ भी जाती हैं तो वे क्षणिक होती हैं। यानी कि किसी मनुष्य में थोड़ी देर के लिए आती भी हैं तो वे थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए आती। अतः लेखक ने गूंगे बोलकर समाज में व्याप्त ऐसे लोगों की ओर संकेत किया है जो कुछ भी देख सुनकर भी कुछ रिएक्ट नहीं करते। ऐसे लोगों की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि जब हमारा मौका मिलता है कि हम कुछ करें तो हम भी उन लोगों का शोषण करने में लग जाते हैं। अब क्या दिया है प्रश्न में, निम्नलिखित गद्यांश को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसमें आपको टिक मार्क करना, बुक में देखना है आपको, फिर उसका प्रसंग बनाना है, फिर संदर्भ बनाना है। तो इस तरीके से पैरा आपके सामने दिए हैं। तो पहला क्या है, करुणा ने सबको डैश डैश जी जान से लड़ रहा हो। तो ये पैरा हमारा कहाँ पर है, ये हमारा बुक में है। उसी पैरा में हमें प्रसंग बनाना है। तो क्या दिया प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली की गली में एक बालक आ धमकता है, वह गूंगा है। वह गली की औरतों को अपनी आप बीती संकेतों के माध्यम से बताता है। उसकी कोशिश देखकर लोगों को करुणा हो जाती है। तो अब क्या था, जो भी पूरा पैरा है उसके पूरे सार को हमें एक लाइन में लिख देना है। तो पहले तो हमने लिखा कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, फिर उसके प्रसंगों को, मतलब पूरा जो पैरा है उसको बताना है कि क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, वो हमने बता दिया।
अब उसका हम व्याख्या करना शुरू करेंगे। वह लोगों को अपने विषय में बताने की भरसक कोशिश कर रहा है, उसे देखकर लोगों को उस पर दया हो आती है। वह इसके लिए बोलने का प्रयास करता है, लेकिन अपने इस प्रयास में कामयाब नहीं होता। मतलब बहुत कोशिश कर रहा है बोलने का, मगर नहीं बोल पाता। उसके मुंह से कान के चीरने वाली आवाज निकलती है। उसके मुंह से ऐसी आवाज निकल रही है कि कान में दर्द होने लगे, ऐसा काएं काएं करके बोल रहा था। यह आवाज कौवे के स्वर जैसी कर्कश और काएं काएं के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी कि कौवा जैसे बोलता है ना, काएं काएं काएं, एकदम वैसे ही वो बोल रहा है, कान एकदम दर्द करने लगे हैं। लेखक उसके बोलने के प्रयास में मुख से निकलने वाली आवाज को और अधिक स्पष्ट तरीके से बताता है। लेखक ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताया कैसे वो आवाज निकले। वह कहता है कि उसे मुख से अस्पष्ट ध्वनियां निकल रही हैं। ये ध्वनियां किसी को समझ नहीं आती हैं। ऐसा लगता है कि आदिम मानव बोलने का प्रयास कर रहा है। मतलब वो ऐसी भाषा बोल रहा है कि समझ में नहीं आया। जैसे लोग, जब मनुष्य बोल नहीं पाता था, आदिम मानव जब बोल नहीं पाते थे और बोलने का प्रयास करते थे, तो उनके मुंह से ऐसी आवाज निकलती होगी। लेखक कहता है मानो वह आदिम मानव अपने में उठने वाले विचारों को बताने के लिए भाषा का निर्माण करने के आरंभिक चरण में है। यानी कि जब हमने भाषा का निर्माण, जब हमने बोलना सीखा ही था और भाषा को निर्माण कर रहे थे, तो वो एकदम शुरू वाले समय में थे, जहां शब्दों का कोई व्यवस्थित समूह नहीं था, कुछ नहीं था, वाक्य नहीं थे, कुछ नहीं था, बस बोलना हमने शुरू कर दिया था वो उस जगह पर। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब हमारे पास दूसरा पैरा है। क्या है? वह काट कर चूहे पर डैश आदमी गुलाम हो जाता है। तो ये पैरा भी हमारा बुक से लिया गया, आप बुक में देखिएगा, उसी पर ये व्याख्या हम प्रस्तुत करेंगे। तो पहले प्रसंग हम देंगे। प्रसंग क्या? प्रस्तुत पंक्तियां राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। क्या हो रहा है ये हमने एक लाइन बता दिया कि चमेली सोच रही है। अब उसकी व्याख्या देखेंगे कैसी है। चमेली खाना बनाने के लिए लौट आती है। वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वह सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट के भूख में विद्यमान है। तो अब वो सोच क्या रही थी? चूल्हे में जो आग जल रही थी, उस आग को देख के क्या सोच रही थी वो, कि ये जो आग है ये उस खाने को बना रही है जो पेट में लगी आग को मिटाएगी, यानी कि अर्थात भूख को मिटाएगी। इसी भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी को की गुलामी स्वीकार करता है। किसके बारे में बात हुई? गूंगे में। उस पेट के आगे के कारण ही किशोर गूंगे ने किसकी गुलामी स्वीकार करी थी? चमेली की। यदि यह आग ना हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार ना करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बनकर उसे झुका देती है। यानी कि ये आग ही है जो मनुष्य को कमजोर करके दूसरे के आगे झुका देती है। अब तीसरा प्रश्न क्या है? और फिर कान डैश डैश जिंदगी बिताए। फिर ये एक पैरा हमारा बुक से लिया गया है, उसमें देखिएगा क्या चीजें हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां राघव द्वारा लिखी रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। वसंता ने गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया है। चमेली जब पूछती है तो वह कुछ नहीं कह पाता। चमेली ऐसे ही चली जाती है। तो ये हमने एक लाइन में बता दिया आपको क्या है। अब इसकी व्याख्या। जब गूंगा उसकी बात का उत्तर नहीं दे पाता तो वह सोचती है कि यह मेरा अपना नहीं है। तो क्या हुआ था कि वो कुछ समझ ही नहीं रहा, बोले कैसे, बोल तो पाता नहीं है, तो वो ही समझती है कि मेरा अपना नहीं है, इसलिए मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहा है। अतः मुझे इसके बारे में इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं। जब मेरा अपना नहीं है तो मैं इसके बारे में क्यों इतना सोचूं? तो वो चली जाती है। यदि उसे हमारे साथ रहना है तो उसे हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। इस तरह सोचकर चमेली सोचती है कि नहीं तो उसके कुत्तों के समान दूसरों का झूठ खाकर ही जीवन यापन करना चाहिए। तो वो क्या सोचती है कि जब मेरा अपना नहीं है तो मुझे इसके बारे में तो सोचने की क्या ज़रूरत है। तो ये व्यक्ति जो है, जैसे कुत्ते जूठन खा के जो है जीवन यापन करते हैं, तो इसे भी उन्हीं कुत्तों के समान जूठन खा के अपना जीवन यापन करना चाहिए। अब नेक्स्ट है व्याख्या। एक और पद है हमारे पास में, क्या दिया गया है? और ये गूंगे डैश डैश क्योंकि वे असमर्थ हैं।
तो ये फिर हमारे सामने एक कुछ पंक्तियां दी गई हैं, एक पत्र दिया गया, उसका पहले प्रसंग में। प्रस्तुत पंक्तियां रांगेय राघव द्वारा लिखित रचना गूंगे से ली गई है। चमेली इस पंक्ति में गूंगे के विषय में सोच रही है। अब फिर वो चमेली ही सोच रही है, क्या सोच रही है? चमेली गूंगे के बारे में सोचती है कि इस प्रकार के गूंगे पूरे संसार में विद्यमान है। मतलब ये खाली एक गूंगा नहीं है, ऐसे बहुत से गूंगे हैं जो इस संसार में हैं। ये अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु अपनी लाचारी के कारण कह नहीं पाते। जाहिर सी बात है, जब हम बोल नहीं पाएंगे तो हम कैसे कहेंगे? तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लोगों को समझाने बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब बोल नहीं सकते तो कैसे दूसरों को बताएं? इनके पास बोलने की शक्ति ही नहीं है। ये न्याय तथा अन्याय के मध्य भेद सरलता से कर सकते हैं, क्योंकि इनका हृदय इस विषय में सोचने समझने में सक्षम है। कहने का मतलब क्या है कि ये अन्याय का फर्क, न्याय अन्याय का भेद सरलता से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सोचने समझने में तो सक्षम है, बोल नहीं सकते, मन की बात नहीं कह सकते, मगर गलत और सही का तो भेद कर सकते हैं ना। ये भी अपने साथ हिंसा करने वालों को जवाब देने की इच्छा और क्षमता रखते हैं। अगर आप इनके साथ हिंसा करें तो भाई इनके पास ताकत है कि ये कर सकते हैं, इस चीज का जवाब दे सकते हैं। तो वही चीज है। क्यों? क्योंकि भाई उनके अंदर समझ तो है ना कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ताकत भी है। तो उनके साथ कोई गलत करता है तो इनको पूरा इस चीज का अधिकार रहता है कि ये पलटकर जवाब दे सके, परंतु उस हिंसा का विरोध नहीं कर सकते। मतलब दे सकते हैं मगर विरोध नहीं करते हैं। इसके कारण इनके पास आवाज नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि वो नहीं बोल पाते? क्योंकि उनके पास अपनी खुद की आवाज नहीं होती, जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। आज यदि देखा जाए तो समाज में इसके अतिरिक्त और भी गूंगे हैं। वे जीवन भर शोषण गूंगों के समान झेलते रहेंगे, उनका विरोध नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है चीजें कि लोग गूंगे हैं, उनके खिलाफ जितना भी शोषण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सहते रहेंगे, लेकिन कभी बोलते नहीं है, विरोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर नहीं पाते। क्यों? बोलते नहीं है, इसलिए चीजों को कर नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 13, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अभी तक तुम्हारे पास पैरा आ रहा था तो उसमें हमने प्रसंग और व्याख्या करी। अब हमारे पास क्या आ रहे हैं? वक्तव्य आ रहे हैं। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उन स्टेटमेंट की हमें व्याख्या करनी है। क्या है? कैसी यातना है कि वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है किंतु उगल नहीं पाता। तो चमेली सोच रही है कि उसके अंदर कैसा सब कुछ भरा हुआ है, वो बोल देना चाहता है मगर बोल नहीं पा रहा है। तो वही चीजें थी। चमेली सोचती है कि गूंगे के लिए कितना कष्ट से भरा है, ऐसी स्थिति उसके लिए यातना के समान है। वह अपने हृदय में विद्यमान हर बात को बता देना चाहता है, लेकिन वह कह नहीं पाता। उसके पास आवाज नहीं है, अतः बात उसके हृदय के अंदर ही रह जाती है। मतलब उसके अंदर वो चीज, बहुत चीजें जैसे हम लोग के अंदर होती है बहुत कुछ बोलने की, नहीं हम बताएंगे, उसी तरह उनके अंदर भी होती है। हम तो बोल के कह देते हैं, लेकिन उनके अंदर वो शक्ति नहीं है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। तो इसलिए उनके अंदर कितना सारा होता है जो उन्हीं के अंदर दबा रह जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में, जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। तो अब क्या था? जब चमेली उसको बोलती जा रही थी, वो कुछ उत्तर नहीं देता। तो जैसे मूर्ति होती है, हम लोग बोलते रहते हैं, वो चुपचाप स्टेचू बनी सब सुनती रहती है, उसी तरह वो भी वहां पे सुन रहा था। अब वो बोलता कैसे? उसको समझ में तो आए पहले क्या चीज घटित हो रही है, तब वो उत्तर देता। बस उसे इतना समझ में आ रहा था कि मालकिन किसी चीज के लिए गुस्सा है और बहुत चिल्ला रही है। तो क्या था? चमेली गूंगे से प्रश्न का उत्तर मांगती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। चमेली उसकी स्थिति मंदिर में रखे देवता की मूर्ति के समान मानती है। उस मूर्ति के आगे मनुष्य अपने सुख दुख सब कहता है, लेकिन उसे वहां से कभी कोई उत्तर नहीं मिलता। बस यही स्थिति उसके साथ भी है। गूंगे को कुछ भी कहो वह कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। अब आप चाहे जितने प्रश्न कर लीजिए, जब उसे सुनाई नहीं देगा तो आपको उत्तर क्या देगा? तो वो जैसे मूर्ति है, इंसान सब अपने सुख दुख सब कुछ बोलता है, वो चुपचाप सुनता है, वैसे ये भी सुन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों को अपने शब्दों में समझाइए। अब कुछ चीजें हैं थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखी गई, उन्हें आपको सरल भाषा में उत्तर देना। जैसे पहला है, इशारे गजब के करता है। तो क्या बोलेंगे हम? इशारे बहुत अच्छे करता है। तो सर आपको अपनी लैंग्वेज, आप जिस तरीके से बोलते हैं आपको उस तरीके से लिखना। दूसरा है, सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया।
सड़ से एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया। तो मतलब अचानक एक चिमटा उसकी पीठ पर मार दिया। तो क्या, अचानक उसकी पीठ पर एक चिमटा मार दिया। फिर पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। पत्ते चाटने की आदत यहाँ की मतलब क्या होता है, झूठा खाने की आदत पड़ गई है। तो वही तो ना, झूठा खाने की आदत पड़ गई, वही लिखेंगे, झूठा खाने की आदत पड़ गई है। तो ऐसे बहुत से वक्तव्य जो उसमें बोले गए हैं उन्हें आप सरल, कहीं भी पूछा जाए तो उन्हें आप सरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में विकलांगों के लिए होने वाले प्रयासों में आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। अब समाज में बहुत सारी चीजें घटित होती हैं, आप वैसे ही विकलांग बहुत सारे हैं, तो आप क्या सहयोग कर सकते हैं। तो हम इसका आइडिया आपको दे सकते हैं कि हम यहाँ पे उत्तर दिया है, लेकिन इसके अलावा आप और क्या चीजें कर सकते हैं तो आपके मन में है, तो उन्हें भी आप यहाँ लिख सकते हैं। कैसे, समाज में विकलांगों के लिए अनेक प्रकार के सहयोग हो रहे हैं। उनके उत्थान के लिए नौकरी में आरक्षण, विद्यालय, कॉलेजों और बसों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हमें चाहिए कि उन स्थानों में उन्हें सहयोग दें। उदाहरण के लिए बसों में उनके लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं, विकलांग व्यक्ति के आने पर तुरंत दी जाएं। उनका मजाक ना उड़ाया जाए। यदि कोई उनके साथ मजाक करे तो उसे मना किया जाए। उन्हें सामान्य नागरिक की तरह जीना दिया जाए। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। समाज में अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उनका सहयोग मत करिए, गलत करने वालों की, आप उनका विरोध करिए कि ये गलत है, इनका समान अधिकार है इस समाज पे। जैसे हम अधिकार रखते हैं वैसे इनका भी अधिकार है। तो ये सब आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी जो भी सोचते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या है, गूंगे कहानी रांगेय राघव द्वारा लिखी एक मार्मिक कहानी है। ठीक है, लेखक कौन है, रांगेय राघव, जिसमें एक गूंगा और बहरा बालक एक शोषित रूप में दिखाया गया है। यानी कि गूंगा बहरा बालक है जो शोषित रूप में, जिसके ऊपर शोषण किया जा रहा है, यानी कि अत्याचार, कहीं ना कहीं हर एक चीज उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। हालांकि इस पाठ के माध्यम से लेखक उन सभी को गूंगा बताते हैं जो अत्याचार को देखते हुए भी उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाते। तो हमने बताया था गूंगा सिर्फ वो नहीं होता जिसको हम, जो बोल नहीं पाता। हम अत्याचार, गलत चीजें देखते हैं, उसके बावजूद भी हम गूंगे रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, तो हम भी एक तरीके से तो गूंगे ही हुए ना। तो उन लोगों की तरफ भी लेखक ने इशारा किया है इस पाठ के माध्यम से। एक गूंगा बालक महिलाओं को अपने विषय में बताने की भरसक कोशिश कर रहा है। वह जन्म से बहरा होने के कारण गूंगा है। वह सुख दुख जो कुछ भी अनुभव करता है उसे इशारों के माध्यम से प्रकट करता है। वह बहुत प्रयत्न करता है परंतु बोल नहीं पाता। तो एक औरतों को जो है एक बालक मिलता है, वो अपने बारे में बहुत बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बचपन से बोल नहीं पाता, इसलिए वो सुन भी नहीं पाता। तो ये सारी बहुत प्रयत्न करता है कि सारी चीज़ें समझाएं, सब बोले, लेकिन वो कुछ भी समझाए या बोल नहीं पा रहा है। वह इशारों से बताता है कि उसकी माँ घूंघट काढ़ती थी जो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि बाप मर गया। अब जो है ना, वो इशारों से अपनी कहानी को बता रहा है कि उसकी माँ घूंघट में रहती थी और बाप उसे छोड़कर चला गया था, इसलिए माँ ने भी उसको छोड़ दिया। उसका पालन पोषण किसने किया यह तो किसी की समझ में नहीं आया, लेकिन उसके इशारों से इतना अवश्य स्पष्ट हो गया कि जिन्होंने भी उसे पाला वे मारते बहुत थे। वह बोलने की बड़ी कोशिश करता है लेकिन उसके मुख में कठोर तथा कर्ण कटु काए काए की आवाजों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता, जिसे देखकर उपस्थित महिलाएं उसके प्रति दया से भर उठती हैं। तो वो बताता है, अपनी कहानी के बारे में बता रहा है, माँ बाप के बारे में बताता है, फिर उसे किसने पाला ये बहुत समझाने की कोशिश वो करता है, लेकिन ये सब समझ नहीं पाती औरतें, जितनी भी महिलाएं वहाँ वो सब समझ नहीं पाती। लेकिन इतना समझ में आता जिसने भी पाला उसे वो बहुत मारता था। तो सारी अब उसके गले में आवाज नहीं है, सिर्फ अब जो आए करके जैसे बोलना ना, कर्ण जो कानों को चुभने वाली आवाज होती है वैसी आवाज उसकी थी। तो वो ही सुन रहे थे, बहुत वो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन औरतें बहुत सी चीजें नहीं भी समझ पा रही थी वो जितना समझाने की कोशिश कर रहा था। सुशीला गूंगे को मुंह खोलने के लिए कहती है। गूंगे के मुंह में कुछ नहीं था, किसी ने बचपन में गला साफ करने की कोशिश में जीभ काट दिया और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु करहा उठता है। तो सुशीला जो उन महिलाओं में एक होती है, वो बोलती कि तुम अपना मुंह खोलो दिखाओ, तो देखते कि उसके अंदर जबान ही नहीं है। किसी ने बचपन में उसको बोला कि तुम्हारा गला साफ हो जाएगा, तो उसको कुछ उसने कहा खोलो, उसकी जबान काट ली। अब वो उसके बिल्कुल भी वो कुछ भी नहीं बोल पाता, काए काए की आवाज़, कर्षक आवाज़ के अलावा कुछ नहीं बोल पाता, और उसकी आवाज़ से ऐसे लगता है जैसे कोई पशु है, कोई जानवर है जिसे चोट लग गया है और वो करहा रहा है।
खाने पीने के विषय में पूछने में बताता है कि हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, कपड़े धोए हैं, सीने पे हाथ मारकर इशारा किया कि हाथ फैलाकर उसने कभी नहीं मांगा, वह भीख नहीं लेता। अब उससे पूछा कि तुम काम क्या करते, तो बताया कि मैंने बहुत तरीके के काम किए लेकिन कभी भी भीख मैंने नहीं मांगी है। भुजाओं पर हाथ रखकर बताया कि वह मेहनत का खाता है। चमेली के हृदय में अनाथ बच्चों के लिए दया थी। अब वो भुजाओं बताता है कि वो हमेशा मेहनत करके खाता है। तो उसी में एक औरत थी चमेली, जिसे उस बच्चे पर बहुत दया आ जाती है, लेकिन वह इस गूंगे को घर में नौकर रखकर क्या करेगी। लेकिन गूंगे ने इशारे से स्पष्ट किया कि वह सब कुछ समझता है, केवल इशारों की जरूरत है। तो चमेली सोचती भाई दया आएगी, उसको घर पे अगर नौकर के तौर पर रख भी ले तो वो क्या करेगी नौकर का, उसकी समझ में नहीं आ रहा था ये सारी चीजें। तो लेकिन वो इशारे से बताता है कि नहीं, वो भले बोल नहीं पाता लेकिन अगर उसे कोई चीज समझाई जाए तो वो तुरंत समझ जाता है। चमेली उसे 4 रुपए वेतन और खाना देने का वादा कर घर में नौकर रख लेती है। तो बोलता है कि हम तुम्हें 4 रुपए वेतन देंगे और घर तीनों चारों टाइम का खाना वगैरह देंगे, तुम घर में नौकर का काम करो। गूंगा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। उसे बुआ और फूफा ने पाला अवश्य था, पर वे मारते बहुत थे। वे चाहते थे कि गूंगा कुछ काम करे और उन्हें कमा कर दे और बदले में बाजरे तथा चने की रोटियों का निर्वाह करे। तो अब क्या था, जो गूंगा बच्चा था वो अपने घर नहीं जाना, क्योंकि उसके बुआ फूफा उसे बहुत मारते थे और जो है कहते थे कि खूब कमा के लेके आओ। जब वो कमा के लेके जाता था तो उसको खाने को भी अच्छा नहीं देते थे, चने बाजरे की रोटी दे देते थे। तो इसी सब चीज़ों के चक्कर में वो वापस अपने घर की तरफ नहीं जाना चाहता था। गूंगा चमेली के घर छोटे मोटे काम करता था। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला गया। चमेली ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कुछ भी पता नहीं चला। चमेली के पति ने कहा कि भाग गया होगा। वह सोचती रही कि वह सचमुच में भाग गया है, पर यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों भाग गया। तब उसने कहा कि गूंगा नाली के कीड़े के समान है, उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। अब क्या है, जब चमेली ने गूंगे को रख लिया तो घर के छोटे मोटे सारे काम करना हुआ। एक दिन गूंगा अचानक गायब हो गया, कहीं चला गया। वो बड़े परेशान, कहाँ गई, तो उसके पति ने बोला कि कहीं भाग गया होगा। तो अब वो सोचती है कि आखिर क्यों भागेगा। तब बाद में वो निष्कर्ष अपने मन में ही निकालती है कि भाई गंदी नाली के कीड़े को चाहे जितना गंदा जीवन दे दो लेकिन उसको पसंद तो कीचड़ ही होता है। यानी कि मैंने उस व्यक्ति को एक अच्छी जिंदगी देना चाहा लेकिन उसको पसंद अपनी वही पुरानी जिंदगी थी, इसलिए वो यहाँ इस अच्छी जिंदगी से उबकर फिर उसी गंदगी में चला गया होगा। घर के सब लोग जब खाना खा चुके तो वो अचानक दरवाजे पर दिखाई दिया। भाग तो गया था तो वापस कैसे आया, और इशारे से बताया कि वह भूखा है। चमेली ने उसकी तरफ रोटियां फेंक दी और पूछा कहाँ था। गूंगा अपराधी की भांति खड़ा था। चमेली ने एक चिमटा उसकी पीठ पर जड़ दिया पर गूंगा रोया नहीं। चमेली की आंखों में आंसू गिरने लगे। वह देखकर गूंगा भी रोने लगा। अब गूंगा कभी भाग जाता और कभी लौटकर फिर आ जाता। जगह जगह नौकरी करके भाग जाना उसकी आदत बन गई थी। अब क्या हुआ, अब वो भाग गया था तो वापस आया। जब सब लोग खाना खा चुके तो वो वापस आया तो उसने इशारे से बताया कि भूखा है भाई, उसको भी भूख लगी है। तो चमेली ने कुछ रोटियां उसके सामने फेंक दी और पूछा कि तुम कहाँ थे। तो क्या कहते हैं, वो कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। तो चमेली ने उसको चिमटे से, रोटियां सेक रही चिमटे से उसको मार दिया। तो तब भी वो रोया नहीं, लेकिन जब उसको मारने के बाद चमेली को पछतावा हुआ, वो रोने लगी तो उसको देखकर गूंगा भी रोने लगा। अब गूंगे की क्या आदत थी कि वो जगह जगह काम करता था, कुछ दिन यहाँ काम करता था तो भाग जाता था। अब वही उसकी आदत में शुमार था। तो कुछ दिन वो यहाँ काम करता और फिर वो कुछ दिन के लिए गायब हो जाता। ये अब उसके रूटीन में बन चुका था। एक दिन चमेली के बेटे बसंता ने गूंगे को चपत मार दी। गूंगे ने भी उसे मारने के लिए हाथ उठाया पर रुक गया। गूंगा रोने लगा। उसका रुंदन इतना कर्कश था कि चमेली चूल्हा छोड़कर वहां आई। इशारों से पता चला कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मारा था। बसंता ने शिकायत की गूंगा उसे मारना चाहता था। अब क्या होता है भाई, आपस में है, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, साथ में रहते हैं। तो भाई बसंत, चमेली के बेटे बसंत ने उसे मारा तो गूंगे ने भी उसके ऊपर हाथ उठाया मगर नीचे कर लिया, कि भाई उसकी मालकिन का बेटा था तो उसने हाथ नीचे कर लिया। तो अब उसको मार पड़ी थी तो गूंगा रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर चमेली आई तो चमेली को पता चला कि बसंत ने मारा था, लेकिन बसंत ने उल्टा उसको सारी चीज़ें बताई कि ये मुझे मारना चाहता था। ये सारी चीज़ें बसंत ने चमेली को बताया।
गूंगा चमेली की भाव भंगिमा से सब कुछ समझ गया था। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण के लिए चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने ही उसका हाथ पकड़ रखा है। एकाएक चमेली ने घृणा का भाव व्यक्त करते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। अब जब उसको पता चला, वसंता ने उसे ये चीज़ बताई, उल्टा इल्ज़ाम लगाया वसंता ने उसके ऊपर कि जो ये गूंगा ही मुझे मारना चाहता था, तो चमेली को बुरा लगता। तो चमेली हाथ उठाती है गूंगे को मारने के लिए, मगर क्या करता है, गूंगा उसके हाथ को पकड़ लेता है। जब चमेली के हाथ को पकड़ लेता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है, जैसे लगता है उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़ा है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, हाथ छुड़ाता है और चमेली जो है उसको बहुत उसके ऊपर चिढ़ होने लगती है गूंगे के ऊपर, और वो उसको घृणा से अपना हाथ छुड़ा लेती है। अपने बेटे का ध्यान आते ही चमेली के हृदय में गूंगे के प्रति दया का भाव भर आया। वह लौटकर चूल्हे के पास चली गई। वह गूंगे की स्थिति के बारे में सोचती है। उसका ध्यान चूल्हे की आग पर जाता है। वह सोचती है कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान है। इस भूख रूपी आग के कारण एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है। यदि यह आग ना हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार न करे। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बनकर उसे झुका देती है। अब क्या जो हुआ, ये जितना भी हुआ, क्योंकि वो एक तरीके से गूंगे को अपना बेटा ही समझती थी, तो बेटे ने हाथ पकड़ा तो बुरा तो लगेगा, जाती है। लेकिन उसको बाद में बात समझ में आ जाती है कि गूंगा सही है और उसका बेटा गलत था, उसके बेटे ने गलत इल्ज़ाम लगाया था। तो यही सोचते सोचते वो किचन में चली जाती। किचन में वो आग, चूल्हे की आग पे खाना बनाती। तो वो आग को कैसे सिमिलर करती है कि ये आग खाने को पका रही है और ये खाना हमारे भूख की आग को शांत करता है। और इसी यानी कि भूख की आग जो होती है, इसको शांत करने के लिए लोग किसी की गुलामी भी स्वीकार कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये आग ही जो है वो किसी की गुलामी स्वीकार करने, यानी कि भूख जो है वो आपको गुलाम बनने के लिए मजबूर करती है। यही आग जो है, यानी कि भूख जो है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और इसी कमजोरी के कारण वो गूंगा आज गुलामी की जिंदगी जो है, यानी कि एक नौकर की जिंदगी चमेली के यहाँ जी रहा था। और उसी की वजह से आज बसंत ने गलत इल्जाम उसके ऊपर लगाया था। तो यही सब चीजें जो है चमेली किचन में खड़े खड़े सोच रही होती है। चमेली की समझ में आ गया कि गूंगा ये समझता है कि वसंता मालिक का बेटा है, इसलिए वसंता पर हाथ नहीं उठाया। थोड़े दिनों में गूंगे पर चोरी का आरोप लगा। चमेली ने उसे घर से निकाल दिया और चिल्लाकर कहा कि उसे नहीं रखना है। गूंगे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। चमेली ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। गूंगा वहां से चला गया। चमेली देखती रही। अब चमेली को ये चीज पता थी कि वो वहीं किचन में सोच रही थी कि उसने वसंता पे हाथ, वसंत यानी कि चमेली के बेटे पर गूंगे ने हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो जानता था कि ये मालिक का बेटा है, इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया, अपना हाथ रोक लिया और गलत चीज को भी चुपचाप बर्दाश्त किया। तो ये वसंत तो चिढ़ गया था, तो उसी ने एक दिन चोरी का इल्ज़ाम जो है वसंत पर लगा दिया और इस चीज़ से चिढ़ के चमेली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो चला जाता है और चमेली चुपचाप उसको जाते हुए देखती रहती है। लगभग घंटे भर बाद शकुंतला और वसंता दोनों चिल्ला उठे। जब उसके जाने के 1 घंटे बाद, ठीक है, जब उसको घर से निकाल दिया था ना, उसके 1 घंटे बाद चमेली की बेटी शकुंतला और उसका बेटा वसंत जो है वो चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं? चमेली ने नीचे उतर कर देखा, गूंगा खून से लथपथ था, उसका सिर फट गया था। उसे सड़क के लड़कों ने पीट दिया था क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही। अब क्या था, घर में उसे चोरी का आरोप लगा था, उसके ऊपर आरोप लगाया गया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने चुपचाप सुना और चला गया। उसके ऊपर गलत आरोप था लेकिन तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर नौकरी कर रहा था, उसको अपना मिल रहा था, वो एक नौकर था, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जब वो यहाँ से निकलता है तो गली के जो लड़के होते हैं वो उस पर दादागिरी जमाते हैं। तो अब वो गूंगा है, इस वजह से वो दबना नहीं चाहता। एक जगह जहाँ चोरी का इल्जाम के बाद भी वो चुप रहा, लेकिन दूसरी जगह सड़क पर वो वहाँ पर चुप नहीं रहता, वहाँ पर वो नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करता और उन बड़े बड़े लड़कों से भिड़ जाता है और वो लड़के उसको पीट देते हैं और वो खून से लथपथ जो है वो दरवाजे पर पड़ा होता है। वो चिल्ला रहा था, जैसे उसको बहुत चोट लगी थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था, वो चिल्ला रहा था और चमेली चुपचाप खड़े उसको देख रही थी। अपनी परिस्थिति को देखकर चमेली सोचती है, आज के समय में कौन गूंगा नहीं है। लोग अत्याचारों के विरुद्ध आवाज तो उठाना चाहते हैं परंतु हालात के आगे मजबूर हैं, यानी एक तरह से गूंगे हैं। तो ये जब चमेली देखती है तो उसको ये चीज समझ में आती है
सारी चीज़ें, कि उसके ऊपर जो चोरी का इल्ज़ाम लगा था वो गलत था गूंगे के ऊपर, उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब वो व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, शांति, उसके ऊपर गलत चीज़ हुई थी, लेकिन तब भी वहाँ हालातों को देखते हुए, हालात, उसका बेटा, अपना खुद का, चमेली का अपना बेटा था, उसने गलत किया था, तो यहाँ पर तब भी गलत देखते हुए भी चमेली चुप थी। तो एक तरीके से सिर्फ वो व्यक्ति गूंगा नहीं था, हाँ, यहाँ पर हम सब चीजें गलत देखते हैं उसके बावजूद भी चुप हैं। तो एक तरीके से सिर्फ वो व्यक्ति गूंगा नहीं है, हम सभी गूंगे हैं, क्योंकि हम अत्याचार देख रहे थे। और चमेली ने खुद अपनी आंखों से अत्याचार को देखा था कि उसका खुद का बेटा गलत था, लेकिन तब भी उसने जो है गूंगे को घर से बाहर निकाल दिया था। तो ये भी खुद जो है चमेली ने अत्याचार किया था। तो यहाँ पर एक तरीके से सिर्फ वो व्यक्ति, लड़का गूंगा नहीं था, यहाँ पर खुद चमेली भी गूंगी थी, क्योंकि वो अत्याचार को चुपचाप सहन कर रही थी। तो ये था हमारा पार्ट। अब इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है हमारे पास, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। ध्यान देखिए क्या है, मनुष्य की करुणा की भावना, यानी कि हमारे अंदर जो करुणा है, यानी दुख तकलीफ की जो भावना है, वो उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिक्रिया है, यानी कि हमारे अंदर ही वो गूंगापन होता है, हमारे अंदर की गूंगेपन, यानी कि हमें अगर दुख हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमने कहीं अत्याचार होते हुए देखा है, जिसको हमने आवाज़ नहीं उठाई, और इसीलिए हमारे अंदर वो करुणा की भावना पैदा हुई है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो क्या है, लेखक कहता है, किसी के प्रति अन्याय होता देखकर मनुष्य में करुणा की भावना जागती तो अवश्य है, परंतु उसके कारणों से वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता। ये कारण जैसे जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, कृत्रिम सुखों को खोने का भय, स्वयं किसी विपत्ति में फंसने की आशंका आदि उसकी करुणा की भावना को कर्म रूप में परिवर्तित होने देते हैं। अतः उसकी करुणा की भावना मौन रूप धारण कर लेती है, वह अपने में साहस नहीं पाता उस भावना को साकार कर सके। यह चमेली के पति के बारे में कहा गया है। तो मतलब कहने का मतलब है, पूरी स्टोरी में चमेली का पति हर एक चीज देखता है कि क्या क्या गूंगे के साथ अत्याचार हो रहा है, चमेली कर रही हो, चाहे वसंत कर रहा हो, जिस भी कर रहा हो, लेकिन वो चुप रहता है। क्यों? क्योंकि अब वो ये देख रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद चुप है, और चुप होने के कारण उसके अंदर जो फीलिंग, जो करुणा की भावना उठ रही थी, वही उसके प्रतिछाया, यानी कि उसके गूंगेपन की प्रतिछाया थी ये चीज। तो ये इसीलिए बोला गया क्योंकि उसका पति पूरी संरचना को देखता रहता है, लेकिन तब भी चुप रहता है। प्रश्न संख्या 2 है, हमें विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब यहाँ पे आपके विचार पूछे गए हैं, तो इन सभी पे आप सभी के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन्हें आप किस तरीके से लिखेंगे ये हम जरूर बता सकते हैं। तो आप विकलांगों के प्रति कैसी भावना रखते हैं, या हम उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो सभी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या है, कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, हम सभी में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है, अतः हमें विकलांगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। विकलांगों के प्रति हो रहे अन्याय व शोषण के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, विषम परिस्थितियों में उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके प्रति दया नहीं, प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनके सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। हम स्वयं कई बातों में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब विकलांग का मतलब क्या हुआ कि कोई कमी का होना, ठीक है, एक तरीके से इसको ऐसे समझिए कि विकलांग का मतलब कि किसी कमी को होना। तो कमी तो हर इंसान के अंदर रहती है, मेरे अंदर है, आपके अंदर है, हम पूर्ण रूप नहीं होता हमारा, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। तो जो एक्चुअल में विकलांग है, मतलब कहने का मतलब जिनका कोई एक अंग नहीं है, तो वहां पर उनके साथ हमें दया नहीं रखनी, हमें प्रेम दिखाइए, सौहार्द दिखाइए, समानता, अपने साथ की समानता, क्योंकि हम अंग से अगर विकलांग नहीं है तो हमें अंदर कोई और कमी होगी, हम उससे विकलांग हैं, तो विकलांग हम ही है, तो यानी कि हम में समानता ही तो हुई। तो अब ये समानता हमें उनके साथ व्यवहार में बनाए रखिए, उनकी हेल्प करिए, उनके साथ अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो आवाज उठाइए, उसको रोकिए, ये सभी हमारा कार्य होता है। प्रश्न संख्या 3 है, यदि वसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता। अब देखिए, उसका बेटा गूंगा नहीं था, उसने जो नौकर रखा था वो गूंगा था। अब अगर इसी चीज को पलट दें, कहने का मतलब है कि उसका बेटा अगर गूंगा हो जाता तो चमेली का व्यवहार कैसा होता। तो अब यह आपकी सोच है, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, हमने भी कुछ सोचा है, वो भी लिखा है। क्या है, यदि वसंता गूंगा होता तो चमेली उसके प्रति ममता और सहानुभूति का व्यवहार करती।
वह वसंत को दिव्यांग के विद्यालय में पढ़ाती, उसे लोगों की मार खाने के लिए गली में नहीं छोड़ती, उसे सक्षम बनाती, ऐसे उपाय ढूंढती जिससे उसका बच्चा अन्य बच्चों के साथ घुल मिल कर रहता, लोगों द्वारा उसके बच्चे को दया की दृष्टि से नहीं देखा जाता। यानी कि तब वो क्या करती, अपने बच्चे को हर तरह से सक्षम बनाती कि वो समाज में सरवाइव कर सके, किसी भी तरीके से झुके नहीं, सभी के बराबर रहे, कहीं उसके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, बराबर इसकी निगाह रखती। तो ये सारी चीजें चमेली करती अगर वसंत गूंगा होता। प्रश्न संख्या 4 है, उसकी आंखों में पानी भरा था जैसे उनमें एक शिकायत थी, पक्षपात के प्रति तिरस्कार था, क्यों? जब उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया जाता है तो आंखों में उसके आंसू था, क्योंकि वो जानता था कि उसके साथ पक्षपात हो रहा है। तो ये यानी कि उसका तिरस्कार किया जा रहा था, क्यों? ऐसा क्या था उसे? क्या है, गूंगा चमेली को मां के समान समझता था। जब चमेली के बेटे वसंता ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया तो उससे यह सहा नहीं गया। उसे उम्मीद थी कि चमेली सही का पक्ष लेगी। इसके उलट चमेली ने गूंगे की जगह अपने बेटे का पक्ष लिया, जिससे गूंगे को बुरा लगा। चमेली के इस व्यवहार ने उसे दुखी ही नहीं किया बल्कि आंखों में पानी भी भर दिया। उसकी आंखों में चमेली ने अपने पक्षपात व्यवहार की शिकायत पढ़ ली थी। वह चमेली के पक्षपात भरे व्यवहार से दुखी था और साथ ही पक्षपात के प्रति तिरस्कार भी था। तो कहने का मतलब चमेली ने गलत का पक्ष लिया था, अपने बेटे का पक्ष लिया था, जबकि गूंगे ने कोई चोरी नहीं की थी। और चूंकि गूंगा चमेली को अपनी मां की तरह मानता था, तो अगर हमारा कोई अपना हमारे साथ कुछ गलत करता है और तो हम कुछ चीज़ कह नहीं पाते तो हमें अंदर से तो बहुत तकलीफ होती है। तो वही तकलीफ किसको हो रही थी? गूंगे को हो रही थी, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि चमेली उसका साथ देगी, लेकिन उसने अपने बेटे वसंत का साथ दिया। इसी बात से वो आहत था और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा गूंगे जो है कंप्लीट हुआ। हमने फटाफट इस चैप्टर को रिवाइज किया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखा। तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिन्हें हम पहले करा चुके हैं उन्हें हम ज़रूर देखिएगा। वन शॉट रिवीजन सिर्फ आपके लिए हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। तो आप इन तक पहुँचेंगे कैसे? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वन शॉट रिवीजन दिया हुआ है। इस वन शॉट रिवीजन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी क्लासेस आएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। अब आपको सिर्फ करना क्या है, अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। तो आपकी क्लास है 11th। जैसे ही से आप क्लिक करेंगे, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लास 11th की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है वो सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, जिस भी सब्जेक्ट्स में आपका एग्जाम होने वाला है उसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने सभी चैप्टर्स आ जाएंगे। तो जो चैप्टर आपके रिवीजन में आ रहे हैं या एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें आपको रिवाइज करना है। तो बस आप क्लिक करते जाइए, सभी चैप्टर को रिवाइज करते जाइए, वीडियो देखते जाइए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।